बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। मैथ फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.3 फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू लीनियर फंक्शंस। कि आप फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स को लीनियर फंक्शंस में फैक्टराइज करें। लीनियर फंक्शन का मतलब है कि आपने वेरिएबल की 1 पावर तक पॉलिनोमियल को लेके आना है। अगर वो स्क्वायर में है तो फिर भी 1 पावर के फैक्टर बनाएं, अगर वो क्यूब में है तो फिर भी आप उसको 1 पावर के फैक्टर्स में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट है z² + 169। हमारे पास +169 का मतलब है कि आप इसको 169 इंटू +1 करें। जब 169 इंटू +1 करेंगे तो उसमें हमारे पास +1 को ब्रेक करके हम -1 इंटू -1 या -(-1) कर सकते हैं। तो +1 को ब्रेक करके -(-1) कर सकते हैं। दोबारा इनको मल्टीप्लाई करें तो ये अगेन आपको +169 दे देंगे। ये वैल्यू बन गई z² माइनस, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीज़ पड़ी हुई है कि i² = -1, तो इस -1 की जगह i² लगा देंगे, साथ 13 का स्क्वायर 169 है। अब ये वैल्यू बन जाएगी z² माइनस, ये दोनों स्क्वायर्स में और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको इकट्ठा मल्टीप्लाई करके 13 आयोटा करके होल स्क्वायर ले लें। अब a² माइनस b² के दो फैक्टर, एक a माइनस b यानी z माइनस 13 आयोटा और दूसरा फैक्टर a प्लस b यानी z प्लस 13 आयोटा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। फिर हमारे पास है जी सेकंड पार्ट में 2z² + 18। इसमें सबसे पहले देखें फैक्टर बनाने से पहले कि वैल्यू को कॉमन है। फर्स्ट वन में कॉमन नहीं थी, कॉमन नहीं ली। सेकंड में कॉमन है तो कॉमन लेंगे। 2 और 18 में से 2 कॉमन है, उसको कॉमन ले लें। फर्स्ट टर्म बन गई z² प्लस सेकेंड टर्म बन गई 9। इसके बाद +9 को आप ब्रेक कर सकते हैं 9 इंटू +1 में, और उस +1 को आप फर्दर ब्रेक कर सकते हैं माइनस इंटू -1। तो माइनस इंटू -1 दोबारा मल्टीप्लाई करके देखें तो फिर वो +1 इंटू 9 वो फिर अगेन +9 बन जाएगा। तो +9 को आप ब्रेक कर सकते हैं -(-1) इंटू 9। इसमें -1 की जगह i² आएगा तो ये बन जाएगा 9i² और बाहर नेगेटिव साइन। इसमें फैक्टर्स में आप फॉर्मूला लगाएंगे, a² माइनस b² अलजेब्रिक फार्मूला है, z का स्क्वायर माइनस 9i² का स्क्वायर रूट लें तो 3 आयोटा आता है, तो 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब आगे आप इसको 2 को जो बाहर आपने कॉमन लिया हो उसको एज इट इज लिख के a² माइनस b² के दो फैक्टर बनाएंगे, एक a माइनस b यानी z माइनस 3 आयोटा और दूसरा a प्लस b यानी z प्लस 3 आयोटा। फिर इसके बाद है पार्ट नंबर 3z² + 363। इसमें से 3 कॉमन ले लें, 3 1s are 3 और आ जाएगा z² प्लस 3 1s are 3 2s are 3 1s are z² प्लस 121। और इसके बाद ये 3 और z² और प्लस 21 को आप ब्रेक कर दें 121 इंटू +1 और उस +1 को ब्रेक करके -(-1) कर दें और साथ 121 कर दें, और ये जो -1 है ये आ जाएगा i², तो ये 121 i² और सेंटर में नेगेटिव साइन। अब 121 i² जो है वो 11 आयोटा का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स z² माइनस 11 आयोटा होल स्क्वायर। अब ये a² माइनस b² की फॉर्म है, इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक a माइनस b यानी z माइनस 11 आयोटा और एक a प्लस b यानी z प्लस 11 आयोटा, और ये पार्ट नंबर 3 का आंसर होगा। फिर मेरे पास आ गया जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में है z² + 3/25। अगेन इस 3/25 को लिखें 3/25 इंटू +1 और उस +1 को ब्रेक कर दें -(-1) में। -(-1) का मतलब है -1 इंटू -1। इन दोनों नेगेटिव्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपके पास वही टर्म आ जाएगी जहाँ से आपने इसको ब्रेक किया है। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास z² -(-1) इंटू 3/25। इसमें z² माइनस 3/25 ये -1 i²। अब आप देखो जिस नंबर का स्क्वायर है ठीक है उसका स्क्वायर ले लें, और जिसका स्क्वायर नहीं है उसके ऊपर रूट लगा के उसका स्क्वायर ले लें। तो अब चूंकि 3 जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है तो 3 के ऊपर रूट लगा लूँगा। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, इसके डिवाइड बाय 5 कर दें
आयोटा कर दें, ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर कर दें। अब इसको आप ओपन करेंगे, स्क्वायर रूट कटेगा, 3 आएगा, आयोटा स्क्वायर आएगा और नीचे 25 आ जाएगा। और होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो √3 करना पड़ेगा। तो √3/5 आयोटा होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके दो फैक्टर हैं, ए माइनस बी यानी जेड माइनस √3/5 आयोटा, और ए प्लस बी यानी जेड प्लस √3/5 आयोटा। तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो फैक्टराइज हो गई है। इसके बाद पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास वैल्यू है 2z³ + 3z² - 10z - 15। देखें, पहले आप क्वाड्रेटिक यानी पावर 2 को यूज़ कर रहे थे और उसको सॉल्व कर रहे थे और उसके अपने फैक्टर्स बनाए। अब आपके पास पावर 3 आ गई है। पावर 3 को आपने कम से कम रिड्यूस करना है 3 लीनियर फैक्टर तक। उसकी रीज़न ये है कि जितनी किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री या मैक्सिमम पावर होती है उतने उसके फैक्टर होते हैं। तो z³ जो है वो उसके लिए आपके पास इस पॉलिनोमियल के 3 लीनियर फैक्टर होने चाहिए। तो सबसे पहले देखें कि आपके पास कोई वैल्यू कॉमन तो नहीं है। अगर फर्स्ट, सेकंड, 2 में और थर्ड और फोर्थ में कोई वैल्यू कॉमन है और वो ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ जो है कॉमन लेने के बाद सेम आ रही हैं, तो फिर आपको इसको मज़ीद किसी और मेथड से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कॉमन ले लें और उसको सॉल्व कर लें। तो पहले देखते हैं कि कोई कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट्स में वैल्यूज सेम है या नहीं है। तो फर्स्ट वन में अगर हम 2 कॉमन ले, अपना z⁻3 और z⁻2 में से अगर हम z⁻2 कॉमन ले लें तो 2 आएगा और z⁻1 आएगा, फिर प्लस आएगा, z² कॉमन और 3 आएगा, और माइनस, और आपके पास माइनस कॉमन लेने से 10 और 15 में से 5 कॉमन, तो -5 कॉमन अगर आप ले लेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 10 और z। माइनस कॉमन लेने से पहली टर्म पॉजिटिव, माइनस कॉमन लेने से अगली टर्म फिर पॉजिटिव, और 5 3 15। तो ये 2z+3 को आप ओवरऑल कॉमन लें। ये 2z+3 पहले प्रोडक्ट में भी है, ये 2z+3 दूसरे प्रोडक्ट में भी है, दोनों में से कॉमन लें। पहले में से कॉमन लेंगे तो z² आएगा, दूसरे में से कॉमन लेंगे तो -5 आएगा, और ये आ जाएगा 2z+3। और इसके आप फैक्टर्स बना लें, इसके फैक्टर्स बना लें। ये आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, यानी आपके पास जो वैल्यू है उसमें आप 5 जो है वो आपके पास वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो आप इसको √, भी लिख सकते हैं और साथ स्क्वायर भी लिख सकते हैं। √, और स्क्वायर जो है दूसरे को बैलेंस करके दोबारा आपको 5 दे देंगे। तो ये आपके पास आएगा √5 का स्क्वायर। अब इसकी फैक्टराइजेशन में आपके पास सिंपल है, ये a² - b², इसको आप z -√5 कर दें और z + 5 √5 कर दें और यहाँ से 2z+3 कर दें। तो ये 3 आपके पास लीनियर फैक्टर जो है वो आ गए। इस तरह से ये पार्ट नंबर 5 का आंसर हो गया। फिर मेरे पास पार्ट नंबर 6 है, z³ - 7z + 6। अब इसमें 3 टर्म्स हैं और पावर जो है वो 3 है। तो इसको जो है वो आप ना, इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है ना, आप इसमें से उस तरह से कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं। तो फिर इस तरह का जो पॉलिनोमियल है वो सॉल्व होता है फैक्टर थ्योरम के ज़रिए। फैक्टर थ्योरम के ज़रिए सॉल्व होगा। फैक्टर थ्योरम बेसिकली इसको हमने फैक्टर थ्योरम के ज़रिए वैल्यू निकालनी है और फिर उसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व कर देना है। फैक्टर थ्योरम के ज़रिए हम कैसे वैल्यू निकालेंगे कि हम +-1, +-2, +-3, ये डिफरेंट वैल्यूज़ जो पॉलिनोमियल या z की हैं, वेरिएबल की हैं, इनको हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। जिसका आंसर 0 आ जाएगा हम कहेंगे ये इसका फैक्टर है, और हम उस नंबर पे फिर सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए डिवाइड कर देंगे। अगर हम इनको चेक करें, फॉर एग्जांपल z की वैल्यूज़ मैं अगर देखना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले -1, +1, फिर उसके बाद +2, -2, फिर उसके बाद +3, -3, +4, -4, इस तरह वैल्यूज़ चेक करनी पड़ेंगी बारी बारी। लेकिन अगर वैल्यू जो है वो एक वैल्यू डिवाइड कर जाती है तो फिर मजीद वैल्यूज़ को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो z³ - 7z + 6 को अगर हम गौर से देखें तो इसमें अगर हम z की जगह 1 कर दें तो 1 का क्यूब 1, -7 1 7 + 6, तो ये 6 और 1 मिलके 7, और 7 - 7 0। इट मीन्स कि z = 1 जो है वो आपका फैक्टर है, या z - 1 = 0 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो मैं z की जगह 1 रख के सिंथेटिक डिवीजन से इसको डिवाइड करता हूँ और आंसर निकालता हूँ। तो 1 रखा मैंने। यहाँ पे मेरे पास पहली वैल्यू जो है वो होनी चाहिए z³ की, फिर z³ के बाद अगली टर्म होनी चाहिए z² की, वो यहाँ मौजूद नहीं है, उसकी जगह 0 लिखा। फिर z⁻1 की टर्म होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट या z⁻0 होना चाहिए। तो ये वैल्यूज़ मेरे पास होनी चाहिए। तो पहली टर्म z³ की, उसकी जगह जो है वो मैंने क्या लिखा, कोएफिशिएंट उसका 1। फिर z³ के बाद z² की टर्म मौजूद नहीं है, उसकी जगह 0।
फिर z पावर 2 के बाद z पावर 1 की टर्म मौजूद है, उसका कोफिशिएंट है -7। फिर z पावर 0 ये कांस्टेंट की टर्म मौजूद है, वो है 6। तो अब आप करते क्या हैं कि लाइन ड्रॉ करने के बाद फर्स्ट को एरो लगा के ड्रॉप कर देंगे, नीचे आ जाएगा। तो ये एरो लगा के आपने ड्रॉप कर दिया, ये नीचे आके 1 बन गया। इसको जो डिवीजन में आपके पास या बाहर जो फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दें। 1 1 ज़र 1, फिर 1 + 0 1, फिर 1 को दोबारा इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर -7 + 1 ये -6, फिर -6 × 1 ये -6, ये +6 और -6 कैंसिल होकर रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब हमने क्या किया, इसको z = 1 पे डिवाइड किया और जो ये रिमेनिंग वैल्यू आपके पास, ये आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू आई है इसको कोशेंट कहते हैं। और कोशेंट जो है उसकी पावर वेरिएबल की गिवन पोलोमियल से 1 डिग्री कम होती है। यानी आप यूं कह लें कि ये पोलोमियल जो था वो z³ से आपने स्टार्ट किया था, तो अब जो कोशेंट आएगा उसमें z की एक पावर जो है वो डिक्रीज हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो ये पहली वैल्यू बनेगी z², दूसरी वैल्यू बनेगी +z और तीसरी वैल्यू बनेगी -6। तो z³ से एक पावर कम होकर बाकी वैल्यूज बन गई। तो ये कोशेंट आपके पास आ गया, कोशेंट इज इक्वल टू, पहले आ गया z², फिर आ गया +1z, फिर आ गया -6 और z = 1 और ये +1 लेफ्ट पे जाएगा -1 और z - 1 = 0 इज फैक्टर ऑफ पोलोमियल। तो z - 1 = 0 जो है वो पोलोमियल का फैक्टर है। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो हमें पोलोमियल स्टार्टिंग में दिया हुआ है z³ -7z +6, इसको इक्वल करके हम दो चीज़ों के प्रोडक्ट के बराबर लिख सकते हैं। एक है हमारे पास फैक्टर लीनियर z - 1, दूसरा हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फैक्टर जो कोशेंट आया z² + z -6। तो इसको हम अभी इस तरह लिख देते हैं। तो z³ -7z +6 किसकी इक्वल आ गया, एक z - 1 की इक्वल आ गया और दूसरा उसका जो कोशेंट बचा है z² + z -6 इसकी इक्वल आ गया। अब ये जो सेकंड आपके पास ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्वाड्रेटिक को आप या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं या फैक्टराइजेशन या मिड टर्म ब्रेक के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। जो मिड टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आप देखें, मैं यहाँ ये कर्व ड्रॉ की है, फर्स्ट से लास्ट की तरफ एरो लगाया है, तो आप z² को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका प्रोडक्ट बनेगा -6z²। अब प्रोडक्ट नेगेटिव है, मिड टर्म जो है वो +1 है, तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो और मिड टर्म पॉजिटिव हो तो आपने ग्रेटर फैक्टर को पॉजिटिव रखना है, स्मॉलर को नेगेटिव रखना है, आंसर +1। या सिंपल यूं कह लें कि अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो दो फैक्टर बनेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर मिड टर्म पॉजिटिव है तो बड़ा फैक्टर पॉजिटिव और छोटा नेगेटिव। तो दोनों कंडीशंस, फैक्टर्स वो बनेंगे जो दोनों कंडीशंस को पूरी करें। कैसे कि अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट -6z² बने और अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर +1z आए। तो +3z -2z इसको सॉल्व करेंगे, 3 - 2 +1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 2 6 z इंटू जेड जेड स्क्वायर। तो इसको ब्रेक कर दें, z² + 3z - 2z - 6। आगे आपने देखना है कि कॉमन क्या है, पावर 2 और पावर 1 में से पावर 1 कॉमन, दो में से एक पावर कॉमन चली गई, एक रिमेनिंग, प्लस z कॉमन चला गया, 3 रिमेनिंग और -2 कॉमन लेने, -2 कॉमन लेने से आपके पास z जो है वो क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और -2 कॉमन लेने से आपके पास अगला नंबर जो है वो भी क्या आ गया पॉजिटिव, और 2 3s are 6। तो अब z³ -7z + 6 इक्वल टू z - 1 बन गया, और z + 3 को ओवरऑल कॉमन लें, z + 3 को ओवरऑल कॉमन लें, पहले में से कॉमन लेंगे z बनेगा और दूसरे में से कॉमन लेंगे -2 बनेगा, और ये मेरे पास आंसर है। अभी पार्ट नंबर 9 की तरफ हम आते हैं। z² -7z - 8, ये पार्ट नंबर 9 है। इसमें फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट लेंगे, ये बनेगा -8z² और मिड टर्म है -7z। तो प्रोडक्ट नेगेटिव, मिड टर्म नेगेटिव, तो प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक फैक्टर नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब चूंकि प्रोडक्ट के साथ साथ मिड टर्म भी नेगेटिव है, इसलिए ग्रेटर फैक्टर को नेगेटिव कर लें, स्मॉलर फैक्टर को पॉजिटिव कर लें। -8z + 1z, ये आपके पास -7z आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो -8z² और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7z। तो z² -8z + 1z - 8, ये इसका मिड टर्म ब्रेक हो गई। पावर 2 और 1 में से पावर 1 कॉमन, दो में से एक पावर कॉमन, z - 8, फिर आगे कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन और z - 8। फिर उसके बाद z - 8 फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है। अगर आपने मिड टर्म सही ब्रेक की है, आपने कॉमन सही लिया है, तो ये कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट्स की वैल्यूज़ हैं ये सेम आनी चाहिए। अगर ब्रैकेट्स की वैल्यूज सेम आ गई, इसका मतलब ये है कि आपने मिड टर्म भी सही ब्रेक की है और आपने कॉमन भी सही लिया है। अब z - 8 दोनों में इसको ओवरऑल कॉमन लें, फर्स्ट में से कॉमन लेंगे z बचेगा, दूसरे में से कॉमन लेंगे तो +1 बचेगा। फिर आ गया मेरे पास पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में 4z² - 7z - 11,
इसमें फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें, प्लस इंटू माइनस माइनस 11 4 44 जेड स्क्वायर, मिड टर्म है माइनस 7 जेड, तो माइनस 44 जेड स्क्वायर प्रोडक्ट है, मिड टर्म माइनस 7 जेड है, तो इसमें ऐसे फैक्टर बनाएं जिसमें बड़ी वैल्यू नेगेटिव हो और छोटी वैल्यू पॉजिटिव हो। तो माइनस 11 जेड प्लस 4 जेड इसके दो फैक्टर हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 7 जेड और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 44 जेड स्क्वायर बन जाएगा। तो 4 जेड स्क्वायर के साथ माइनस 11 जेड प्लस 4 जेड माइनस 11 लिखें, जेड पावर 2 और 1 में से जेड पावर 1 कॉमन, 4 रिमेनिंग, जेड पावर 2 में से 1 कॉमन चला गया, 1 बच गया, माइनस जेड कॉमन चला गया, 11 आ गया। थर्ड और फोर्थ में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, तो थर्ड टर्म के साथ प्लस है, प्लस लगाएं, 1 कॉमन, ब्रैकेट में 4z माइनस 11। अब फर्स्ट प्रोडक्ट में भी 4z माइनस 11 है, सेकंड में भी 4z माइनस 11 है, जो इंडिकेट कर रहा है कि आपने मिड टर्म भी सही ब्रेक किया है और आपने कॉमन भी सही लिया है। अब 4z माइनस 11 को आप कॉमन लें, फर्स्ट में से कॉमन लेंगे z बचेगा, सेकंड में से कॉमन लेंगे प्लस 1 बच जाएगा। तो ये मैंने अभी आपको 9 और 10 पार्ट करवा दिया, और पहले मैंने आपको 6 पार्ट करवाए थे, फर्स्ट 6 पार्ट करवाए थे। अभी हम जो है वो इसका पार्ट नंबर एक 7 रहता है, एक 8 रहता है, अब उसकी तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 7 में पोलोमियल है जेड क्यू प्लस 2z स्क्वायर माइनस 23z माइनस 60। इसमें प्रीवियस हमने जब पार्ट नंबर आई थिंक 6 सॉल्व किया था तो वहाँ पे हमने कहा था, सॉरी 5 सॉल्व किया था तो हमने कहा था कि देखिए अगर कोई कॉमन है तो कॉमन ले लें। तो 5 में हमने कॉमन लेने की कोशिश की थी और कॉमन बन भी गया था, लेकिन यहाँ पे अगर चेक करो तो मैं इसको अगर मैं कॉमन ले भी लूँ फर्स्ट 2 टर्म्स में से जेड स्क्वायर को, तो ब्रैकेट में आता है जेड प्लस 2, और आगे जो है वो 23 और 60 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सेकंड ब्रैकेट जो है वो उसमें थर्ड और फोर्थ में से कुछ भी कॉमन हम नहीं ले सकते। कॉमन ले भी लें, 1 कॉमन ले भी लें, तो जो ब्रैकेट में वैल्यू बचती है वो फर्स्ट ब्रैकेट जैसी नहीं है, तो इट मीन्स कि ये कॉमन ले के इसके फैक्टर्स जो हैं वो नहीं बन सकते। तो फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, सिंथेटिक डिवीजन के जरिए सॉल्व करने का। सिंथेटिक डिवीजन के जरिए हम तब सॉल्व करेंगे जब हमें कंफर्म हो जाएगा कि इसको कौन सा नंबर जो है वो डिवाइड करता है। तो जो नंबर इसको डिवाइड करता है उसका प्रोसेस है फैक्टर थ्योरम का। ये फैक्टर थ्योरम एक हमारा मेथड था, पंजाब की बुक में हमने पढ़ा था, उसको हमें यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। वो ये करें कि वेरिएबल की वैल्यू को प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5, ठीक है, ये हम डिफरेंट वैल्यूज हम ले लेते हैं। उसमें से हम बारी बारी हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए हम कभी -1 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर -2, फिर 2, उस वक्त तक पुट करते रहेंगे जब तक हमें कोई लीनियर फैक्टर नहीं मिल जाता। जब हमें लीनियर फैक्टर मिल जाएगा तो हमारा वो प्रोसेस जो है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और हम उस लीनियर फैक्टर से सिंथेटिक डिवीजन के जरिए डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको z इक्वल टू 1 को चेक करते हैं। z इक्वल टू 1 पे और -1 पे ये मुझे आंसर नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ -60 है, तो -60 के साथ कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा +1 और -1 पे जो इसको 0 करे। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ 2 से। तो z इक्वल टू 2 मैंने क्या किया, पोलोमियल के अंदर जहाँ जहाँ z था वहाँ मैंने 2 पुट किया, तो 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 23 इंटू 2 माइनस 60। इस पूरे को आप सॉल्व करें तो ये 0 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि z इक्वल टू 2 जो है वो पॉसिबल नहीं है। फिर z की जगह -2 इसी पोलोमियल में लगाएं, तो -2 का क्यूब प्लस 2 टाइम्स -2 स्क्वायर माइनस 23 इंटू -2 और माइनस 60। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आपके पास वैल्यू आएगी -14 और वो भी 0 की इक्वल नहीं है। जब 0 की इक्वल नहीं है तो फिर वो फैक्टर नहीं है। फिर z इक्वल टू 3 पुट करें इस पोलोमियल में, 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 23 इंटू 3 माइनस 60। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका भी जो आंसर आएगा वो भी 0 नहीं होगा, 0 की इक्वल नहीं होगा। फिर z इक्वल टू -3 यूज करें पोलोमियल के अंदर, -3 का क्यूब प्लस 2 टाइम्स -3 स्क्वायर माइनस 23 इंटू -3 माइनस 60। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी सिंपलीफिकेशन करेंगे, -3 का क्यूब -27 और -3 का स्क्वायर प्लस 9 और 9 2 ज़ार 18, और उसके बाद आगे जनाब माइनस इंटू माइनस प्लस 23 3 ज़ार 69 और आगे -60। तो इन सब को नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके देखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0। इसका मतलब है कि z इक्वल टू -3 जो है वो इसका फैक्टर है। अगर z इक्वल टू -3 इसका फैक्टर है तो फिर सिंथेटिक डिवीजन के जरिए पोलोमियल के कोएफिशिएंट्स को -3 पे डिवाइड करेंगे। तो z इक्वल टू -3 पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये z क्यूब, फिर उसके बाद z स्क्वायर, उसके बाद z पावर 1, फिर z पावर 0। z क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 1, फिर z स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2, फिर उसके बाद z का पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या है -23, फिर कांस्टेंट क्या है -60। तो आप एरो लगा के फर्स्ट कॉलम में पहली वैल्यू को नीचे ड्रॉप कर लें। 1 इंटू -3 -3, ये हमारा मेथड होता है सिंथेटिक डिवीजन का,
फर्स्ट को ड्रॉप करते हैं नीचे, उसके बाद उस फर्स्ट वाली वैल्यू को बाहर वाली वैल्यू से जो डिवाइड करी उससे मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम में लिखते हैं, फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, आंसर आ गया। फॉर एग्जांपल यहाँ -3 बना तो -3 + 2 -1 आंसर आ गया। इस -1 को फिर बाहर वाले फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा +3। अब -23 के नीचे 3 लिखेंगे, -23 + 3 करेंगे -20। इस -20 को फिर डिवीजन वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, -, +23 = 60। अब ऊपर -60 + 60 रिमाइंडर 0। तो अब पोलिनोमियल स्टार्ट हो रहा था z³ से, आपने जब उसको एक लीनियर फैक्टर यानी z पे डिवाइड किया तो आपके पास क्वोशंट जो है वो रिड्यूस होके 3 पावर के बजाय 2 पावर से जो है वो स्टार्ट होना चाहिए। तो ये 1z², आगे -1z और आगे -20, ये हमने जब z = -3 पे डिवाइड किया तो ये हमारा क्वोशंट आ गया, यानी पोलिनोमियल जो है वो एक लीनियर फैक्टर पे डिवाइड होके उसने अपनी पावर जो थी या डिग्री थी वो 3 के बजाय 2 कर दी है। तो फैक्टर z = -3 है, या इसको दूसरी लफ्जों में -3 को लेफ्ट पे ले जाएं तो ये +3, z + 3 = 0, ये हमारे पास फैक्टर आ गया। इसका मतलब है कि हम पोलिनोमियल लिखेंगे z³ + 2z² -23z -60। ये फैक्टर लिखने के बाद हम इसकी वैल्यूज़ को लिखेंगे। पहले क्वोशंट लिखेंगे z² - z -20, फिर दूसरा फैक्टर लिखेंगे जो आएगा z + 3, और उसके बाद z⁻2 के साथ क्या आ जाएगा -5z, और फिर उसके बाद आ जाएगा +4z, और फिर आ जाएगा -20 और आगे z + 3। अब इसका फर्स्ट और ये लास्ट पे तो ये लीनियर चल रहा है, लेकिन ये हमने फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट नेगेटिव आया, -20z² प्रोडक्ट आया। मिड टर्म थी -1, तो ऐसे फैक्टर जो कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो चूंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है और मिड टर्म भी नेगेटिव है तो बड़े फैक्टर को आप नेगेटिव रख लो, छोटे को पॉजिटिव रख लो, सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर -1 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे -20 आएगा। इधर यहाँ पे मैं एक और चीज़ की का मेरे जहन में भी आ गया, मैं आपको बता देता हूँ कि जो मिड टर्म ब्रेक वाला मेथड है, जो उसकी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं, उसकी एक वीडियो जो है वो मेरे पास इस चैनल पे मौजूद है। 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है पंजाब का फेडरल बोर्ड का, 10th क्लास का पंजाब का फेडरल बोर्ड का जो मैथमेटिक्स है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसकी प्लेलिस्ट के ऊपर गालिबन जो 10th की प्लेलिस्ट के ऊपर जो पहली या दूसरी वीडियो है, गालिबन पहली वीडियो है फैक्टराइजेशन की, जिसमें मैंने बताया हुआ कि 4 क्वेश्चन दिए थे और उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ थी, 4 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के थे और उसकी मिड टर्म जो है वो कैसे ब्रेक करनी है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं और उस वीडियो को भी आप देखने के बाद इस फैक्टराइजेशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये मिड टर्म आपकी -5z + 4z हो गई, साथ -20 हो गया और इंटू z + 3 हो गया। अब ये z⁻2 और 1 में से 1 कॉमन, 2 में से एक पावर कॉमन चली गई, एक रिमेनिंग, माइनस z कॉमन चला गया, 5 आ गया। फिर थर्ड और फोर्थ में से +4 कॉमन, 4 कॉमन लेने से एक z बच गया, -4 5 = 20। अब ये पहले प्रोडक्ट में भी z -5 है, दूसरे में भी z -5 है, इसका मतलब है कि मिड टर्म भी सही ब्रेक हुई है और कॉमन भी आपने सही लिया है। अब z -5 को आप कॉमन ले लें, पहले में से कॉमन लेंगे z बचेगा, दूसरे में से कॉमन लेंगे +4 बचेगा और साथ आ जाएगा z + 3। तो ये तीनों आपके पास लीनियर फैक्टर बन गए हैं। इसमें z की पावर रिड्यूस होकर 1 तक पहुंच गई है और ये आपके पार्ट नंबर 7 का आंसर है। अब पार्ट नंबर 8 करते हैं। पार्ट नंबर 8 में मेरे पास वैल्यू है 2z³ + 9z² -11z -30। इसमें अगेन हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड में z = +-1, z = +-2, +-3, ये बारी बारी वैल्यूज हम चेक करेंगे। जब z की जगह 1 लगा के आप चेक करें, z की जगह इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ z है वहाँ 1 लगाएं और इसकी स्क्वायर क्यूब ओपन करें और उसको प्लस माइनस करें तो ये 0 नहीं आएगा। इसी तरह z = -1 को चेक करें, जहाँ जहाँ z है इस पोलिनोमियल में वहाँ -1 लगाएं, क्यूब लें, स्क्वायर लें, उनका प्रोडक्ट लें, सम डिफरेंस लें, ये भी 0 नहीं आएगा। फिर आप देखोगे z = -2 आपने इस पोलिनोमियल में फिट करना है, जहाँ जहाँ z है वहाँ -2 लगाएं, क्यूब लिया, स्क्वायर लिया, बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया, ऐड सब्ट्रैक्ट किया, आंसर 0 नहीं आएगा। फिर z = 2 को चेक करें, z = 2 चेक करेंगे तो पोलिनोमियल में 2z³ है तो 2 × 2 का क्यूब, z की जगह 2 लगेगा, 2 का क्यूब +9, फिर z की जगह 2 लगेगा, उसका स्क्वायर -11z, -11 × 2 और आगे -30। तो 2 का क्यूब 8 × 2 +9, 2 का स्क्वायर 4, -2 + -11 2 = 22 और -30। तो 8 2 = 16 +9 4 = 36 और -30 और -22 ये दोनों कैलकुलेटर से ऐड कर दें, -30 -22 कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे तो वो आपको इक्वल करके -52 दे देगा। फिर 36 पॉजिटिव 16 पॉजिटिव, 36 और 16 को ऐड करेंगे +52, ये +52 -52 सब जो है कैंसिल होकर आंसर आ गया 0। इसका मतलब ये है कि आपके पास z = 2 जो है
वो आपका फैक्टर है। तो z की जगह पे 2 लगा देंगे और z क्यूब, z स्केयर, z और z नॉट। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि एग्जैक्ट आपको पता हो कि हमने कौन सी वेरिएबल पावर का कोएफिशिएंट जो है वो पहले कॉलम में रखना है, किसको दूसरे कॉलम में, किसको तीसरे में और किसको इसी तरह के 4, 5 वगैरह में। तो z क्यूब के साथ कोएफिशिएंट था 2 तो उसको इसके नीचे लिख दें। z स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है 9 उसको इसके नीचे लिख दें। z पावर 1 का कोएफिशिएंट है -11 उसको इसके नीचे लिख दें। और z पावर 0 यानी कांस्टेंट है -30 उसको इधर लिख दें। आप एरो लगाएं और फर्स्ट टर्म को नीचे, लाइन लगाने के बाद फर्स्ट टर्म को नीचे ड्रॉप कर दें। ये फर्स्ट टर्म नीचे ड्रॉप कर लेंगे और इसको बाहर वाले डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ार 4, 9 + 4 दोनों पॉजिटिव नंबर है, 9 और 4 13, 13 2 ज़ार 26, 26 पॉजिटिव 11 नेगेटिव, 26 - 11 करेंगे +15 आएगा, +15 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे +30, -30 +30 रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब ये है कि आपकी पावर 3 से आपने शुरू किया था, जब आपने उसको एक z की पावर से या z की एक वैल्यू से डिवाइड किया तो अब आपके पास जो क्वोशंट है वो उसकी डिग्री 3 से कम होके 2 पे आ गई। तो ये पहली वैल्यू बनी 2z², फिर अगली वैल्यू बनी +13z और फिर वैल्यू बनी +15। आप में से कुछ बच्चे ऊपर z क्यूब, z स्क्वायर को देख के और नीचे वैल्यू को देख के धोखा खा सकते हैं, लेकिन मैंने फिर आपको ये बताया है कि ये z क्यूब, z स्क्वायर, z और z पावर 0 को मैंने सिर्फ ये इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ताकि इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो इसी के कॉलम में आए। लेकिन आप देख लो कि इन पहले 4 टर्म्स थी, अब एक टर्म जो है वो 0 हो गई है और रिमेनिंग टर्म्स है 3। तो जब 4 टर्म्स थी तो पावर स्टार्ट हुई z क्यूब से। अब जब एक टर्म कम हो गई है और 3 टर्म्स रह गई हैं और z की वैल्यू पे डिवाइड करके 3 टर्म्स रह गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब इस क्वोशंट की जो वैल्यू होगी उसमें वेरिएबल या पोलिनोमियल की जो पावर है वो 3 से रिड्यूस होके, एक कम होके 2 पे आ गई है। तो ये 2 और z² और फिर +13z ये वाली वैल्यू और फिर आगे +15 इसका कांस्टेंट और फिर उसके बाद z = 2 या +2 लेफ्ट पे जाएगा तो -2 और z = -2 इज फैक्टर। तो ये फैक्टर है। आप पोलिनोमियल लिखें 2z³ +9z² -11z -30 पोलिनोमियल लिखें इक्वल किसके हो जाएगा, एक फैक्टर इसका आ जाएगा z-2, दूसरा इसका ये हो गया लीनियर। जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो है 2z² +13z +15। अब आप क्या करें, मिड टर्म ब्रेक करने के लिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दें। जब आपने फर्स्ट को और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो 15 2 ज़ार 30z², 30z² आपका प्रोडक्ट बन गया। आपकी मिड टर्म है +13z, आपका प्रोडक्ट है +30z²। तो आप इसको प्रोडक्ट पॉजिटिव, मिड टर्म पॉजिटिव, तो आप इसके 2 फैक्टर लेंगे, वो दोनों पॉजिटिव होंगे। जब प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो, मिड टर्म भी पॉजिटिव हो तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे। ऐड करेंगे आंसर +13 आ जाएगा, 10 और 3 13 और मल्टीप्लाई करेंगे तो +× ++10 3 ज़ार 30 और z × z²। तो मेरे पास ये बन गया z-2 2z² +10z +3z +15। यहाँ पे 2 और 10 में से 2 कॉमन, z पावर 2 z पावर 1 में से z पावर 1 कॉमन, 2 कॉमन, 2 में से एक z बाहर चला गया, एक 1 पावर रिमेनिंग ब्रैकेट में, +2 5 ज़ार 10 और z कॉमन चला गया। थर्ड और फोर्थ में से 3 और 15 में से 3 कॉमन है, +3 कॉमन ले लें, पहली टर्म बच गई z +3 5 ज़ार 15, दूसरी टर्म बच गई 5। अब आप देखो पहले प्रोडक्ट में भी z +5 है, दूसरे प्रोडक्ट में भी z +5 है, दोनों में से इसको कॉमन ले लें। पहले में से कॉमन लेंगे तो 2z बचेगा, दूसरे में से कॉमन लेंगे तो +3 बचेगा। इस तरह से हमारे पास ये क्यूब जो हमारे पास पोलिनोमियल था 2z³ -9z² -11z -30, ये क्यूब जो है ये रिड्यूस होके 3 लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने यही बात आपको बताई थी कि जितनी डिग्री होगी पोलिनोमियल की, यानी सबसे बड़ी पावर जो वेरिएबल की होती है वो पोलिनोमियल की डिग्री होती है, तो जितनी डिग्री पोलिनोमियल की होगी उतने फैक्टर होंगे। तो क्यूब का मतलब है 3 लीनियर फैक्टर, स्क्वायर का मतलब है 2 लीनियर फैक्टर और पावर 4 का मतलब है 4 लीनियर फैक्टर। तो यहाँ पे मेरा पार्ट नंबर 8 जो है ये इसका आंसर आ गया, ये कंक्लूड हो गया। और इस क्वेश्चन 1 के 10 पार्ट थे वो सारे के सारे मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है तो इस लेक्चर को ज़रूर फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड के बच्चों के साथ शेयर करें ताकि वो बच्चे इस क्वेश्चन से और इसके नोट से फ़ायदा उठा सकें। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा।
अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।